शीतल जी, पहली चीज शुरुआत यहीं से कर रहे हैं कि ये जो विपक्षी गठबंधन इंडिया है, ये सोची समझी रणनीति के तहत एक मैसेज देने के लिए, क्योंकि सिर्फ यही बात नहीं है कि हम इनका वो करें, वो तो आ ही रहे हैं, वो एक मैसेजिंग भी देना चाह रहे हैं। और शायद वो मैसेजिंग केवल टीवी को नहीं, पूरे देश को देना चाह रहे हैं। वो शायद उनके हिसाब से अगर बात करिए तो वो उन लोगों को साफ सामने करना चाह रहे हैं कि जो जो जिसको कहते हैं ना, हेट मॉन्गरिंग, जो इस तरह की नफरत की भाषा और नफरत की बातें फैला रहे थे। और शायद इसी उसके लिए वो किसी दबाव में नहीं है, वो सेकंड लिस्ट जारी करने की भी बात कर रहे हैं। तो पहली चीज, क्या ये विपक्षी गठबंधन इंडिया का एक सोची समझी रणनीति है, मैसेजिंग है, और इसीलिए वो सेकंड लिस्ट को भी परसू करना है? दूसरा, बीजेपी का ये कि ये मॉरली ठीक नहीं है और प्रेस को गैग किया जा रहा है, इस पे भी एक आपकी टिप्पणी शीतल भाई। देखिए, एक पत्रकार होने के नाते किसी भी किस्म की प्रतिबंध का तो निश्चित तौर पर हम समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन उसी नाते ये भी कह सकते हैं कि हम कोई अधिकार भी नहीं है कि हम एक हमारे पास अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है, प्रिंट का है या डिजिटल का है या टेलीविजन है या पॉडकास्ट है, तो उसमें हम गैंग बना के किसी राजनीतिक दल के लिए, और वो भी सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के लिए, केंद्र में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के लिए, किसी खास एक धार्मिक विचार के लिए या एक खास धार्मिक जैसे लगने वाले विचार के लिए एक टूल बन जाए और उस टूल से हम उसको वेपनाइज कर लें, उसे हथियार में बदल लें, राजनीतिक या अदरवाइज, उससे समाज में वैमनस्य फैलाएं और जगह जगह दंगे जैसी चीजें हम करने के लिए आतुर हों या युद्ध कराने की हम कोशिश कर रहे हों और हम किसी को क्रूसीफाई करें इस तरह से कि वो आत्महत्या के कगार तक पहुंच जाए, या हम ऐसा वातावरण पैदा कर दें कि हजारों लोग किसी उसको जो हमसे असहमत हो उसकी जान लेने पर उतारू हो जाए। ये सब भी हम नहीं कर सकते, ये तो ज्यादा बहुत बड़े अपराध है। उस तुलना में, जिस तुलना में हमारे अधिकार का हनन है, उसकी तुलना में जो हम हमारे करने से जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही खतरनाक है, उसका परिमाण बहुत बड़ा है, उसकी नुकसान की साइज बहुत बड़ी है। इसलिए हम इस तर्क को उतना बड़े ढंग से नहीं रख पाने की स्थिति में आज आपके कार्यक्रम में हैं या अन्य किसी कार्यक्रम में हो सकते थे जिसमें हम अपने अधिकार की बात करते, क्योंकि हमारे वो अधिकार का सवाल बहुत बौना इसके सामने नजर आ रहा है, क्योंकि सामने जो घटित होते हुए हम लगातार भुगत रहे हैं। कल हमारे यहाँ के एक कार्यक्रम में एक महिला पत्रकार हैं, आप सब लोग जानते हैं, वायर के लिए काम करती हैं, आरिफा खानम। उन्होंने जब कहा इस मुद्दे पर बातचीत के समय, और वो है, आप लोग देख सकते हैं उसको, तो समझ लीजिए कि हमारे पास छुपने के लिए शर्म नहीं थी। उन्होंने कहा कि देखिए, आप सब लोग या ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज बोले हैं जब उनके सामने 2024 का चुनाव है और उनके सामने ये खतरा है कि इस सब की वजह से वो चुनाव हारेंगे या हार सकते हैं या हराए जा सकते हैं। लेकिन वो तब से नहीं बोल रहे हैं जब इस देश के 19-20 करोड़ लोग, जिसमें से कहा मैं भी शामिल हूं, हम सब लोगों को निशाना बनाया गया, क्रूसीफाई किया गया, हमारे नाम, हमारे धर्म, हमारी पहचान के कारण रेलों में, चौराहों पर, बसों में रोजगार करते हुए अनेक लोग मारे गए, कई जगह दंगे हुए, एक नफरत समाज में फैल गई। हमको कोई किराए का मकान नहीं देता था, उसने न देता है, बहुत सी जगहों पर हम इससे डिबार्ड हैं, इसी अपने देश में, अपने मुल्क में हम इस मुल्क के नागरिक हैं कि नहीं, इस पर एक संदेह की तलवार है। उसने कहा कि मैं ये बहुत बड़ा दावा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने को इस काबिल समझती हूँ, मेरा पुराना कैरियर देख के, कि मुझे कम से कम नौकरी की जरूरत अगर हो किसी, तो किसी टेलीविजन चैनल में मिल जाए। लेकिन उसने कहा कि आज मुझे अगर नौकरी की जरूरत जहां मैं हूं वहां से हट के कहीं सोचूं तो असंभव है कि मुझे कोई नौकरी टेलीविजन चैनल दे दे। ये जो परिस्थिति निर्मित हुई है इस पूरे 10-12 वर्षों में, और खासकर इन सत्तारूढ़ 9.5 सालों में, जो अकलियत के सामने जिस तरह से पेश आई है और जिस परिस्थिति और अनवरत तनाव में, अनवरत डर में लोग जी रहे हैं, जिनके बच्चे यात्रा कर रहे हों,
जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हों, जिनके बच्चे किसी जगह से लौट रहे हों, जिनके पति या बच्चे कोई कारोबार कर रहे हों, जो कोई ठेला लगा रहे हों, पंचर की दुकान कर रहे हों, उन सब लोगों को अपने परिजनों के लौटने पर इस बात का हर समय खतरा अगर लगा रहे कि कहीं उनको उनकी पहचान के कारण, उनके धर्म के कारण या उनके नाम के कारण एक भीड़ हिंसा का शिकार बना रही हो और उनको बचाने वाला कोई न हो, आप सोच नहीं सकते कि किस मनोस्थिति में इस देश में आपने इतनी बड़ी आबादी को, जो दुनिया में बहुत सारे पूरे यूरोप की आबादी मिलजुल के है जितनी, उतनी बड़ी आबादी ईसाई और मुस्लिम आबादी भारत में है, जो आज इस डर में, आज नहीं पिछले 8-9 सालों में ढकेली गई अनवरत, और लोग नहीं बोले। उन्होंने कहा कि कितने हमारे नौजवान जेलों में डाले गए, जिनको बाद में कोर्ट्स ने किसी को 8 साल, किसी को 7 साल, किसी को 20-20 साल के बाद फिर पाया कि बिल्कुल निर्दोष वो जेलों में सड़ाए गए, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे कराए गए। मुकदमा दर मुकदमा दिल्ली की अदालतों में ये कहा गया कि जो दिल्ली पुलिस ने उन पर केस बनाए हैं वो जाली हैं और एक तरह के हैं, फर्जी हैं, गवाह नहीं है, सब कुछ झूठ है, लेकिन वो जेलों में सड़ाए गए, सड़ाए जा रहे हैं। तब ये लोग नहीं बोले। ये बोले तो क्या बोले, ये अपने लिए बोल रहे हैं। और सच मैं बता रहा हूं, मैंने वो प्रोग्राम, मैं उसमें शामिल नहीं था, लेकिन मैंने उसे देखा, हमारे सत्य हिंदी का कार्यक्रम था, और मेरे पास आरफा खानम के इन सवालों का सचमुच में कोई जवाब नहीं। हम सब लोग इस गुनाह में शरीक हैं एक हद तक कि हम सब लोगों ने, ठीक है, हमने इस सब चीज को गलत कहा, हमने कोशिश भर उसको विरोध करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी हम इस गुनाह से बरी नहीं है, जो एक सामुदायिक गुनाह है, सबने मिलजुल के हमारे देश की अकलियतों के खिलाफ पिछले वर्षों में किया है। तो ये बहुत अब इस कदम को क्या अच्छा और क्या बुरा कहें, लेकिन जरूरतें तो इससे बहुत ज्यादा आगे की हैं, सच्चाई ये है। तो इसलिए जो भी कुछ होना शुरू हो, कहीं से होना शुरू हो, तो वो हमें थोड़ी आशा बढ़ाता है, भले ही वो हमारे अपने निजी विश्वास, निजी हित, निजी बहुत सारे मामलों के खिलाफ ही क्यों न जा रहा हो, जैसा कि इस मामले में है। लेकिन सच ये है कि हम अपने देश के अल्पसंख्यकों के गुनहगार हैं, और जो कुछ ये राजनीतिक दल कर रहे हैं वो बहुत कम है जितना किए जाने की इस वक्त की मांग है, इस वक्त की जरूरत है। शीतल जी, एक चीज बताइए, क्योंकि ये जो लिस्ट आई उसमें कुछ लोगों ने इसको मतलब एज अ मैटर ऑफ ऑनर लिया। उसमें अदिति त्यागी जी ने कहा कि मेरा नाम पहले नंबर पे है, मैं पहली वो हूँ, और उन्होंने उसको काफी महिमा मंडित किया। अमन चोपड़ा साहब ने लिस्ट ही चेंज करके अपना नाम 1 नंबर पे करके और फिर वो लिस्ट की कि देखिए 1 नंबर, मतलब इसमें भी थोड़ी होड़ है कि देखिए मैं असली, मतलब मैंने वो किया। एक तो मैं इस पे, क्योंकि ये जैसे लग रहा था कि नहीं शायद इससे थोड़ी लगाम लगेगी, या थोड़ा इनको लगेगा कि नहीं हम ज्यादा कर रहे थे, वो तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि चित्रा त्रिपाठी जी उस दिन अपना शो कर रही थी जिसमें अनुराग भदौरिया आए थे, और वो साफ जाहिर था कि उस दिन वो थोड़ा उस तरह से नहीं पूछ रही थी, वो थोड़ा उसको टोन डाउन करने की। मेरा एक सवाल और है इससे, इस ओवरऑल उससे ये सब लोग कह रहे हैं कि भाई ये राजनीतिक है, चुनाव पास सामने आ गया है इसलिए कर रहे हैं, जो भी है, इंडिया अलायंस का फायदा इससे हो रहा है क्या? क्योंकि क्या मुझे ये लग रहा है कि उनमें ज्यादा यूनिटी, कम से कम छोटे छोटे चीजों पे अगर यूनिटी बन जाएगी तो बाकी चीजें फिर उनको सेटल करना आसान हो जाएगा। थोड़ा पॉलिटिकल सवाल भी इसके साथ है। शीतल जी, हम में से किसी ने, शायद राजेश जी ने कहा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, या दीवान साहब ने कहा था कि देखिए ऐसा तो हुआ कि सब लोगों ने मिल के एक फैसला जब लिया, तो आज 2 दिनों से बल्कि लगातार सब जगह इस पर बात हो रही। वो भी इस पर बात कर रहे हैं जिनका इस पर नाम है, चाहे जिस तरह से करें, वो अपने को जिस शेखी में रखें या क्या रखें, लेकिन और वो भी कर रहे हैं जिनको करना ही चाहिए था, जिनकी जिम्मेदारी थी। और उस दिन मुद्दा ये बनाने की कोशिश थी शासक तंत्र की, एक तरह से कहें कि सनातन पर जो वहाँ करुणानिधि की पार्टी का बयान है, उस बयान को मुद्दा बनाए वो प्रधानमंत्री जी उसी दिन वो सब बोले थे। लेकिन आप देखिए कि मुद्दा क्या बना, वो नहीं उतना बन सका। वो भी बना, वो तो उनके मुद्दे तो रोज ही बनते थे, लेकिन इधर ये हुआ कि मुद्दा ये बन रहा है कि वाकई पत्रकारिता जो है हमारे देश में क्या हो रही थी,
और वो एक सवाल के तौर पर सामने आई और उस पर चर्चा हो रही है, बहुत हो रही है। और चूँकि हम जानते ही हैं कि एक समानांतर माध्यम विकसित हुआ ही है, तकनीक की वजह से, सोशल मीडिया के रूप में, बहुत सारा जो प्रतिरोधी पत्रकारिता हुई जिसमें हम लोगों को भी लोग गिन लेते हैं। इस सब प्रयास से कुल मिला-जुला के ये हुआ कि ये बात भी एक वज़नी बात में बदली, बड़ी बात में बदली और आज ये कोशिश हो रही है कि एक दूसरी लिस्ट भी बने, जो लोग छूट गए हैं, उनके भी नाम लिए जाएँ। लेकिन इस सारी चीज़ में जो चीज़ एकदम गायब हो गई है और जो शायद अब ऐसा होने पर उसको रास्ता मिले। देखिए, हम अडानी के सवाल पर इस देश में बहस चाह के भी नहीं चला पाए। इतना बड़ा मामला है कि ये दुनिया भर की अर्थव्यवस्था उससे हिली हुई है। वो मामला सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रह गया। अभी जो डिटेल्स आए हैं उसमें ये है कि 1 डेढ़ साल पहले ही मॉरीशस की सरकार का उनका जो सेबी टाइप ऑर्गेनाइजेशन है, वो पहले ही उस कंपनी पर उस तरह के प्रतिबंध लगा चुका है, जैसे प्रतिबंध सेबी को यहाँ बहुत पहले लगाने चाहिए थे। ये सब चीजें अब आ रही हैं सामने, जो खबर होनी चाहिए थी। एक खबर और शायद सुप्रिया श्रीनेत के बयान से या किसी के बयान से निकली और गुम हो गई कुछ ट्वीट्स वगैरह में, लेकिन वो कितनी बड़ी खबर थी कि इस देश में पिछले 5 वर्षों में जो जीवन बीमा निगम से जुड़ने वाले साधारण और मध्यम वर्गीय लोग हैं और निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो बीमा कराते हैं, इसमें से 47% यानी लगभग आधे लोग इस परिस्थिति में चले गए कि या तो वे किस्तें नहीं दे पाए और उनका बीमा का वो डूब गया सारा, या उन्होंने अपने को पीछे खींच लिया और जो कुछ जमा किया था वो लेके निकल भागे वहां से। ये कितनी बड़ी खबर हमारे देश के लिहाज से थी कि जो हमारे देश में आर्थिक नीतियां अपनाई जा रही हैं और जिनका इन 9 साढ़े 9 सालों में बहुत विस्तार किया गया है, उन्होंने इस देश में गरीबी, बेरोजगारी और लोगों की असहायता को किस हद तक बढ़ा दिया है कि हमारे देश की सबसे ज्यादा बड़ी लोकप्रिय और जन जन में पैठ रखने वाली बीमा योजना जो है, उसमें से आधे लोग पिछले 5 वर्षों में भाग खड़े होने को मजबूर हो गए। इन बातों को हम बड़ा कर ही नहीं पाए इसी सब षड्यंत्र के वजह से कि इस बात पर शेखी बघारी जा रही थी कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन देके जिंदा रखे हुए हैं। यानी वो इतने असहाय हैं कि अगर उन तक राशन नहीं पहुंचा तो वैसी खबरें आने लगेंगी जैसी खबरें आना शुरू हो गई थी कि भूखमरी के कारण फला जगह मौत हुई, ढिमाका जगह मौत हुई। बेरोजगारी के कारण और कारोबार खत्म होने के कारण होने वाली आत्महत्याओं की खबरें हमें बीच बीच में उद्वेलित करती ही रहती, जिन्होंने इस पूरे दौरान पूरे देश के जन सामान्य को इस तरह से प्रभावित किया है और उनका नुकसान किया है। दरअसल इस डिस्पैरिटी को इतना बढ़ाया है। ऑक्सफैम की उस पूरी रिपोर्ट पर हम बात ही नहीं कर पाए, जिसने हमें ये बताया कि 1% लोग देश के 40% से ज्यादा संसाधनों पर पहले ही काबिज हो चुके हैं और 10% लोगों के पास 60 से 70% हमारी इकोनॉमी का हिस्सा जा चुका है। यानी पूरी बाकी 90% आबादी 30% में गुजारा करने पर अभिशप्त कर दी गई। ये बड़े सवाल गायब कर दिए गए दरी के नीचे और पूरी एजेंडा पत्रकारिता हुई और जिसने विमर्श के सारे छोटे छोटे हिस्सों को भी सोख लिया और उनको जहरीला बना दिया। न सिर्फ उनको सोख लिया, उनको गायब कर दिया विमर्श से, बल्कि वातावरण को सांप्रदायिकता की आग में इतना जहरीला और खतरनाक बना दिया कि जगह जगह लोगों की पहचान के नाम पे हत्याएं होने लगी या मुकदमों में फंसा के लंबे दौर के लिए जेलों में डाले जाने लगे या उनके अलग तरह के ऐसे ऐसे उत्पीड़न हुए जिनकी मतलब जिनका समानांतर ढूंढा जाने लगा द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी के अतीत में। तो हम एक ऐसे काल में एक ढकेल दिए गए और पहुंच गए और हमारी समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। इस सब पर बात गायब हुई, वो बहुत खतरनाक है और इसलिए इस नुकसान का तो अंदाजा भी लग पाना बहुत मुश्किल है कि कितना इस सब ने हमारे समाज के ताने बाने का नुकसान किया, जो 75 सालों में तमाम उबड़ खाबड़ रास्तों की गलतियों की वजह से इमरजेंसी समेत के बावजूद जो बना था और जिसमें निश्चित तौर पर प्रेस के बारे में बहुत बार इस तरह के फैसले राज्य
के स्तर पर और केंद्र के स्तर पर आए, जिनके विरोध हुए और जो वापस हुए, वो जो धारा और वो जो ताकत थी, वो सब गुम हो गई और हम उसी जगह पहुंच गए जहां ओम सैनी जी ठीक कह रहे थे। ये हम असहाय से हो गए हमारी, और सच है ये एकदम स्वीकार करने योग्य सच है कि हम सचमुच इस वक्त को परिभाषित करने में असफल रहे और इस असफलता को स्वीकार करना होगा और समय पर लोगों को चेता पाने के लिए टूल्स क्रिएट करने में असफल रहे। न सिर्फ पत्रकार, आज की राजनीति भी। अच्छा है कि सब लोग मिलजुल के इससे बचने की, इसके विकल्प के लिए और फिलहाल इससे होने वाले खतरे को किसी न किसी हद तक रोक देने के लिए कुछ फैसला लेना शुरू कर रहे हैं। तो अब इसमें यही उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में कुछ और बेहतर हो और सचमुच में वो सब जो बहुत जरूरी है और इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है, उन पर बात हो सके, उन पर विमर्श हो सके। सचमुच में कुछ हद तक ही सही, पूरा नहीं, लेकिन वो हद बड़ी होती जाए और काश इतनी बड़ी हो कि लोकतंत्र को फिर से वापस मुल्क में कायम करा सके। और ये जो एक अभेद्य किस्म की तानाशाही, बिना घोषित हुए अघोषित तानाशाही जो हमारे चारों ओर हमें धीरे धीरे कसती जा रही है, इससे देश की जनता को छुटकारा मिले। मित्तल जी, एक लाइन में एक कमेंट। अजीत अंजुम साहब ने पवन खेड़ा जी को परसों बुलाया था और उन्होंने चलते चलते कहा कि साहब इस मामले में एक अच्छी बात है कि कम से कम वहां का आपने बायकॉट किया तो हम लोगों को भी कुछ टाइम आप देने लगेंगे, नहीं तो ये जो सारे निकाले थे। अजीत अंजुम ने कहा किसी बहाने। तो आपको क्या लगता है कि कम से कम उनके बायकॉट से यूट्यूब में कुछ इस तरह के, क्योंकि यूट्यूब को अभी भी ये लोग सेकंड रेटेड मांगते हैं। अरे यूट्यूब क्या है, मतलब वो अभी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भूत हिंदुस्तान के सारे राजनीतिक दलों पे ज्यादा चढ़ के बोलता है बनस्पत यूट्यूब, मतलब सोशल मीडिया चैनल पे। एक लाइन में देखिए ये तो सच है कि अभी भी टेलीविजन की सुप्रीमेसी है व्यूअरशिप में और राजनीतिक दल उस मोह से बच नहीं सकते। ये अभी 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 फिलहाल, लेकिन ये सुप्रीमेसी दिनों दिन कम होती जा रही है। ये हम लोग देख रहे हैं पिछले 3 वर्षों का जिनका आपने हवाला दिया, हम लोग ये पा रहे हैं कि वो सुप्रीमेसी कम हो रही है। और ये आने वाले दिनों की टेक्नोलॉजी तो वो नहीं है, वो तो डिजिटल प्लेटफॉर्म ही उस जगह को ले लेंगे, क्योंकि जो नई पीढ़ी है इसमें उम्र का हिसाब से बैरिकेटिंग है। जो 35 साल से कम वाली पीढ़ी इधर है, वो तो अब टेलीविजन पे नहीं है, वो तो इसी हैंड हेल्ड पे ही है। और देखिए आर्थिक विकास और तकनीकी विकास के साथ बाजार अपने आप सबके हाथ में टूल दे देता है। वो इतना सस्ता करके ले आएगा स्मार्टफोन कि जिसके पास फोन है लगभग सबके पास एक आध 1.5 साल में ही स्मार्टफोन हो जाएगा, और जिसके पास स्मार्टफोन हो जाएगा तो वो टूल्स उसके पास पहुंच ही जाएंगे। तो ये आने वाले दिनों में ये सही है कि जो हमारी रिटायर्ड पीढ़ी नौकरी वगैरह से, या महिलाओं की पीढ़ी जो घरों में टेलीविजन पर निर्भर है तमाम चीजों के लिए, उसमें खबर भी शामिल है लेकिन उसके और बहुत सारे सांस्कृतिक चीजें शामिल हैं, इसलिए उसका प्रचार प्रसार अभी है। आज की तारीख में उसका उपयोग है, इसलिए राजनीतिक दलों के लिए चाह कर भी उससे पिंड छुड़ाना इतना सरल नहीं।